वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.2। ठीक है, द्विघात समीकरण का यह चैप्टर है। तो द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल दिया गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण, क्योंकि यह जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, यह इसके रूप में है। इसका जो व्यापक रूप होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। यानी इस समीकरण के जो सबसे बड़ी घात होती है 2, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। यहाँ 2 घात है, इसलिए x के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, हमको इन्हीं दोनों मानों को बताना है। तो आइए इसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इन दोनों का यानी ये a वाला पद और c वाले पद का आपस में गुणा करते हैं। इसके जो गुणांक होते हैं इनके पदों के, जैसे x² के बगल में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 है। ठीक है, 1 छिपा होता है, 1 और यहाँ पे 10, 1 और 10 का हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि a गुणे c बराबर हमको 10 मिल गया। अब बच गया b बराबर हमको क्या मिल गया है, 3। तो आपको कोई ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका हम उन दोनों का गुणा कर दें तो 10 मिल जाए और जोड़ें या घटाएं तो हमको 3 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हो सकती हैं, तो हम पता करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। 10 का हम गुणनखंड कर देंगे तो 2 पच्चे 10 यानी 5 एकम 5। 2 संख्या हमको क्या मिल रही हैं, 2 और 5 मिल रही हैं। अगर हम 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, जो कि हमारा AC की शर्त कंप्लीट कर देता है। अगर हम 5 में से 2 घटाएं तो हमको 3 मिल जाएगा, जो कि B वाला कंप्लीट हो जाता है। यानी वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं, 2 और 5 होंगे। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो एक चीज आज जान गए कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 2 संख्याओं का गुणनफल 10 आता है और बीच वाली संख्या जो b बराबर 3 आता है। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसका गुणा करने पर 10 आए, 2 गुणे 5। 2 और 5 जिसका गुणा करने पर 10 आएगा, और उन्हीं 2 और 5 में अगर 5 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। आइए इसको अब हल किस प्रकार से करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये आप एक यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो अब इसी बीच वाले को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे x² माइनस, तो हमने इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। हमने 3 जगह क्या लिख दिया, 5 माइनस 2, और ये x तो पहले से था और माइनस 10 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको अब हल कर देंगे। बस अब इसको हल कर देना है, जैसे और भी क्वेश्चन आप लोग बीजगणित के हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x², यहाँ से अगर हम माइनस को भेजेंगे तो यह प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब x का इधर गुणा कर दीजिए तो x का 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x माइनस 10 बराबर में 0। तो चाहे तो आप यह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमको लाना क्या है, माइनस में 3, इसलिए माइनस में 3 लाना तो हम 5 को माइनस रखेंगे और 2 को क्या रख देंगे, प्लस। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -3। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से लगाएंगे, आपकी एक लाइन जो होगी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, बाकी ये माइनस अपना काम खुद कर देगा। अब इसके करने के बाद हम 2 का जोड़ा बना देते हैं। 2 का जब हम जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे, यहाँ x की पावर 2, यहाँ ये 2 x था, एक x हमने निकाल लिया है, यानी एक निकालने का मतलब होता है हम भाग करते हैं। ठीक है, तो यानी x² में हम x से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, x बार, माइनस। अब यहाँ 5x था, हम फिर यहाँ से x भाग करेंगे, x से तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 5। ठीक, यह पूरा कंप्लीट हो गया। अब रह गया इन दोनों में, यहाँ प्लस है तो हमने भी प्लस लगा दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, यानी x नहीं निकल सकता है, कुछ और निकलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 10, यानी 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, यानी यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं। जब 2 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, यहाँ तो माइनस था तो माइनस भी लगा देंगे, 2 से 10 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार, बराबर 0।
अब ये आपके दो खंड हो गए, पहला खंड यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम फिर देखेंगे क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो आप निकाल लीजिए कि x माइनस 5 जब हमने दोनों को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, बच गया x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 बच गया। और हम क्या देख रहे हैं कि यह दो पद हैं, अगर इन दोनों का गुणनफल 0 आता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई एक ठो 0 होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए x गुणे y बराबर 0 आता है। 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो x 0 हो सकता है तब हम गुणा किए 0 आया, या तो y 0 हो सकता है तब जाके 0 आया। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन कौन सा 0 है तो नहीं पता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को पारिक पारा हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से कि यदि हम मान लेंगे कि x माइनस 5 बराबर 0 था, मान लेंगे कि x माइनस 5 बराबर क्या था 0, हम 5x देखिए माइनस है उसको पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। यानी x की आपने एक वैल्यू निकाल ली, इसका मूल निकालना था ना, यानी इसका एक मूल क्या आएगा 5 आएगा, और दूसरा मूल यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर अगर 0 होता तो यह 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा -2। यानी x के जो मूल आएंगे, कौन कौन से मूल आएगा, एक आएगा 5, दूसरा आएगा -2। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, हल होगा। तो यह था आपका पहले का पहला, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भी हल करेंगे, ठीक है। आइए अब इसका दूसरा हल देखते हैं। इसका दूसरा हल किस प्रकार से हम हल करेंगे, बस आप दो संख्याएं ढूंढ लेंगे कि जिनका गुणा करने पर जो आपको मिलने वाली संख्या होगी। जैसे यहाँ पर हम इनका गुणा किसका करेंगे, 2 का 6 में करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी a गुणे c बराबर हमको 12 लाना है। और यहाँ पर यह b वाला पद होता है, b की जगह कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, यार इसका गुणनखंड करिए, या तो देखिए 12 2 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 4 बार में आता है, ठीक है ना, 4 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो 6 के पहाड़ा में 2 बार में आता है। तो बाकी यह देखिए दोनों कंडीशन सेम है, या दोनों भी कंडीशन सेम ही है, बस अंक इधर उधर हो गए हैं। तो 4 3 12 भी हो जा रहा है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी मिल जा रहा है, यानी वह दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 3 और 4 हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल को दूसरा यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपने भी देखा कि वह दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 3 और 4। कैसे, हमने बताया कि इसका हम इसमें गुणा करते हैं, तो 2 का हम 6 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 12, और यहाँ b बराबर कुछ नहीं है, यानी 1 छिपा होता है, b बराबर हमको क्या लाना है 1। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पर हमको 12 मिल जाए, जोड़ने घटाने पर या उसको हम जोड़ दें या उसको हम घटा दें, हमको 1 आना चाहिए। तो संख्याएं कौन मिल रही हैं, 3 और 4। 3 का 4 गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² प्लस, यहाँ पे 1 छिपा होता है, क्या छिपा होता है 1, तो हम 1 के लिए क्या करेंगे 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और x पहले से था -6 बराबर 0। यह हो जाएगा आपका 2x², ये देखिए प्लस है, प्लस में कोई चिन्ह तो परिवर्तित नहीं होता है, तो प्लस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, या माइनस 3 का x में गुणा करेंगे तो -3x माइनस 6 बराबर में 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यह दोनों एक साथ, यह दोनों एक साथ। तो जब इसमें जोड़ा बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यानी 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, यानी एक तो 2 मिल जा रहा है। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x, यानी यहाँ से x भी मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ से x भी ले लिए। तो यहाँ से 2 था, हमने 2 से 2 में भाग किया तो भाग 1 बार गई, x² में एक तो x से x² जो है एक x से कट जाएगा, एक तो x बच जाएगा, तो यानी 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ क्या बचेगा x। फिर यहाँ से प्लस 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार, और x से x भाग करेंगे तो भाग कट गई, तो यानी x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 6, यानी 3 से यह भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा, हम 3 निकाल लेंगे
तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ बचेगा x, माइनस तो निकाल ही नहीं है। फिर यहाँ से जब माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस, 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पे फिर देख रहे हैं आप यह दोनों पद में x प्लस 2 कॉमन है, तो हमने x प्लस 2 को निकाल लिया। तो बच क्या गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा। अब इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक 0 होगा। तो हम एक एक करके उनको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, जब उनको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमको उसके मूल ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मान लेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो हम 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा -2 मिलेगा। फिर दूसरा वाला हमारा है कि यदि 2x माइनस 3 बराबर में 0 है तो हम 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर हमको क्या मिलेगा 3, क्योंकि -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर x बराबर ये 3, 2 इधर कर देंगे बटा हो जाएगा, नहीं x बराबर क्या आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज आप यह सोचते होंगे कि आपको उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप इस दोनों मानों को उठाकर इसमें आप रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। जैसे कि हम इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2 है रहने दीजिए, गुणे x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर प्लस में कितना है, प्लस में आप x है, x का मान कितना रखेंगे -2 रख दीजिए, -2 हमने रख दिया, -6 बराबर 0, 4 दूना 8 है, प्लस माइनस -2 -6 बराबर 0 है, 8 है, दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है हमारे बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी घटाएंगे तो 0, इधर भी आ रहा है 0, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, यानी यह वाला जो है हल है इस समीकरण को संतुलित कर रहा है। और दूसरा वाला भी आप देख सकते हैं, दूसरा वाला जब आप रखने जाएंगे यहाँ पे 2 गुणे x का मान 3/2 रखेंगे, यानी x स्क्वायर 2/3 हम रखने जाएंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9/4। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस x का मान कितना रखेंगे 3/2, तो 3/2 रख दीजिए, और -6 बराबर करके हमको 0 लाना है। आप इसको काट देंगे या 2 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 9/2 प्लस 3/2 -6 बराबर 0। जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो हो जाएगा 9 3 2 एकम 2 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, 9 3 12 -12/2, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0/2 भाग करेंगे तो 0। यह भी आया कि नहीं आया, इसका मतलब यह भी मान हमारा इस समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। यानी x के जो 2 मूल आ रहे हैं -2 और 3/2 आ रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x के 2 मूल, या मूल इस बराबर सीधे लिख सकते हैं कि आपका आ रहा है, एक आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हल होंगे। अब आइए इसका हम तीसरा वाला पार्ट देखते हैं जो कि करड़े में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग साथ इसकी निकाल लीजिए इसका, या जैसे आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। और तीसरा देखिए, तीसरा में कहा है करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। तो अब एक करड़ी वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हम हल करेंगे। हमने बताया कि इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं, तो 5 तो था, 5 करड़ी में 2, हम करड़ी में 2 का गुणा इसमें और कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 5 करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में करेंगे क्या आएगा 2, 5 दूना 10, यानी हमारा a गुणे c बराबर 10 आ गया, और b बराबर हमको कितना लाना है 7। ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए वो आपका 7 आना चाहिए। तो आप जान सकते हैं कि अभी हमने हल किया था कि 5 गुणे 2, 5 दूना 10 हुआ था, 5 में आप 2 जोड़ दीजिए वह कितना हो जाएगा 7, यानी वह दोनों संख्याएं क्या हो सकते हैं 5 और 2। आप सोचेंगे मिला कैसे, तो इसके 2 तरीके, या तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, या तो आप यह देखिए कि 10 किसके पहाड़ा में आता है, 10 2 के पहाड़ा में आता है 5 बार में, तो आप देख सकते हैं कि 5 दूना 10 भी हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनको 2 संख्याओं को पा भी सकते हैं। तो आइए इसको अब हम हल कर देते हैं। जब इसको आप हल करेंगे, इसका गुणा हमने किया तो कितना आया था 10,
इसको जब हमने तोड़ा 7 को तो क्या मिला 5 और 2 मिला, तो यहाँ पे आप रख दीजिए करड़ी में 2x² प्लस 7 आप क्या रख सकते हैं 5 प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, फिर 5 करड़ी में 2 बराबर 0। यह हो जाएगा करड़ी में 2x² प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर में 0। अब आप देखिए इन दोनों का हम जोड़ा बना देंगे, एक जोड़ा यहाँ बनेगा दूसरा जोड़ा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालने वाली बात आती है, यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए करड़ी में 2 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन आप निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x दोनों जगह मिले, यानी हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। जब हमने x को कॉमन निकाला तो करड़ी में 2 बचा था, यहाँ x की पावर 2 था, हमने एक कॉमन निकाल लिया तो एक बच गया, प्लस करड़ी में 5 बचा ही है, सॉरी 5 है वह बचा ही है, लेकिन x से हमने उसको निकाल दिया बाहर, प्लस। अब बात आती है कि यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो जैसा कॉमन यहाँ बचता है वैसा ही चीज यहाँ पर भी आती है। द्विघात समीकरण में यही होता है कि जैसा आप कॉमन निकालने के बाद जो यहाँ बचेगा वही चीज यहाँ भी बचना चाहिए, तभी आप समझिए कि आपका सवाल सही लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो 2 है, तो आप जानिए कि 2 में करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। अगर हम करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख देंगे तो करड़ी में 2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो करड़ी में 2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह जो मिल रहा है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब करड़ी में 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो एक ठो करड़ी में से निकाल लेंगे, एक ठो बचा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं करड़ी में 2 प्लस है, करड़ी में 2 तो हमने निकाल ही लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x भी बचा है, फिर उसके बाद एक करड़ी में 2 हमने निकाले, क्या बच गया 5 बराबर में 0। करड़ी में 2x प्लस 5, करड़ी में 2x प्लस 5 दोनों जगह है, हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5 एक साथ हो जाएंगे, ये x प्लस करड़ी में 2 एक साथ हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया 0। अब हम इस जब 2 गुणनखंडों का गुणा करने पर 0 आता है तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा 0 के बराबर है, तो हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, हम 5 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर -5 है, करड़ी में उधर कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा -5 बटा करड़ी में 2। दूसरा हम निकालना चाहेंगे, यहाँ पे आपको यदि लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा हम लिखेंगे यदि x प्लस 2 सॉरी x प्लस करड़ी में 2 बराबर में 0 है, ठीक है। बराबर में क्या है 0, तो हम उसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस करड़ी में 2, यानी इसके जो 2 मूल आ रहे हैं तो वह मूल क्या आ रहा है माइनस करड़ी में 2 और -5 बटा करड़ी में 2। ये इसके क्या होंगे उत्तर होंगे, इन प्रश्नों के हल होंगे, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन 3। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। तो इसका अब हम चौथा वाला देखेंगे, ठीक है। इसको अपना नोट्स कर लीजिए या इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। आइए चौथा देखते हैं। चौथे में कहा रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगे, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। अगर इसके बटा में 8 है तो आप सब में 8 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, तब तो यह बटा का 8 खत्म हो जाएगा। या इसमें आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम अगर आप लेंगे इसके बटा कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 8 का एलसीएम अगर आप लेना चाहेंगे तो क्या आएगा 8। 1 से अगर आप 8 में भाग करेंगे तो भाग 8 बार जाएगी, और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 x² आएगा। माइनस 1 से भाग करेंगे 8 बार में भाग 8 बार जाएगी, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8x आएगा, और 1 प्लस 8 से 8 में भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगी, 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0। अगर आप देखें वही चीज आएगा जो हमने इसमें 8 से गुणा करने पे कहा था। अगर आप 8 से गुणा करते तो 8 दूना 16x² आता, माइनस 8x आता। अब इसमें 8 से गुणा करते तो 8 से 8 कट के 1 आ जाता, यानी वो 1 आया है। अब इसको इधर हम भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, हो गया 16x² माइनस 8x
प्लस 1 बराबर 0 है। 8 को इधर भेजेंगे, गुणा होगा 0 में, 0 में गुणा होगा, उसका भी मान क्या हो जाएगा 0। अब यह देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो हल किस प्रकार से करेंगे, 1 का आप 16 में गुणा करेंगे, तो 1 का जब आप 16 में गुणा करेंगे तो 16 1 का 16, यानी a गुणे c बराबर आपको मिल गया 16। हम a गुणे c क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह a की जगह है इसलिए हम इसको a कह रहे हैं, और यह c की जगह है इसलिए हम इसको c कह रहे हैं। ठीक है, a गुणे c बराबर 16 आ गया। और b बराबर देखिए आपको क्या दिया है, b बराबर आपको दिया है 8। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ा जाए या घटाया जाए 8 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि 16 किस किस के पहाड़ा में आता है। 16 2 के पहाड़ा में 8 बार में आता है, 8 दूनी 16। तो क्या हम 8 दूनी 16 तो हो जा रहा है, क्या हम 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 8 में से हम 2 घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन हमको लाना क्या है 8। इसका मतलब यह वाला 2 और 8 नहीं हो सकते हैं। हम फिर उसके बाद 3 के पहाड़ा में 16 आता नहीं, आता है 4 के पहाड़ा में, कितनी बार में 4 बार में। 4 चौके 16, यानी गुणा करने तो 16 आ जा रहे हैं, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, जी बिल्कुल, 4 4 8 हो जाए, यानी वो दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 4 और 4। 4 चौके 16 भी आप कर सकते हैं, 4 4 को जोड़ के आप उसको 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16x² माइनस, इस 4 की जगह आप क्या 8 की जगह क्या लिख सकते हैं 4, यानी 4 प्लस 4, और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 16x², इधर से देखिए माइनस भेजेंगे तो यह प्लस है तो इसको क्या कर देगा माइनस, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, फिर यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर में 0 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा। जब हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इस जोड़े में आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 है, क्या 4 के पहाड़ा में 16 आता है, बिल्कुल आता है। तो आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, आप x भी निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो आप 4x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहीं पे आप निकाल लीजिए 4x को कॉमन, 4x को कॉमन निकालेंगे तो 4 से 16 भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4 बार। x² यानी x 2 ठो था, 1x आपने निकाल लिया तो कितना बच गया 1x, माइनस 4x था तो हमने 4x से पूरा निकाल लिया, यानी 4x से जब 4x में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 1 बार। ऐसा नहीं कि आप 4x था 4x पूरा निकालेंगे तो 0 बचेगा, जी नहीं, वो 0 नहीं बचेगा, ये घटाया नहीं जा रहा बल्कि भाग दिया जा रहा है, यानी 4x में आप 4x से भाग करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी, यानी 1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप भी माइनस लगा दीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, क्या इसमें 4 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जब कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो 1 कॉमन मिलेगा। हमने यहाँ 1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 1 यहाँ भी मिलेगा 1 यहाँ भी मिलेगा। जब 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया प्लस बच गया, यानी 1 में 4 से भाग करेंगे तो भाग 4 बच जाएगी, और यहाँ पे x हो जाएगा। आपने प्लस में से माइनस निकाल लिया तो क्या बचेगा माइनस, यानी माइनस चाहे आप निकालिए या माइनस को अंदर करिए, वह चिन्ह हमेशा बदलता है। तो यह देखिए यहाँ से जब हम माइनस निकाल लेंगे, जिससे माइनस गुणे माइनस होता है तभी तो प्लस होता है। अब यहाँ से हम माइनस निकाल लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से 1 माइनस निकाले तो क्या हो गया माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं कि 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों एक जैसा है, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम 4x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 4x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4x माइनस 1 हमने कॉमन निकाला, बच क्या गया 4x माइनस 1 बच गया है, 4x माइनस 1 बच गया बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में एक तो कोई क्या होगा 0 होगा। तो हम एक एक करके मान रखते हैं 0 के बराबर लिखेंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 होता है तो आप 1 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 4x बराबर क्या है 1। अब आपको x का मान चाहिए इसलिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर 1/4, क्योंकि यह गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। एक का तो हमने कर दिया, दूसरे का भी कर दीजिए। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 को उधर करेंगे तो 1 आएगा, x बराबर क्या आएगा 1/4, यानी इसके जो मूल आ रहे हैं वह दोनों क्या रहे 1/4 का 1/4
4। जो दोनों मूल आ रहे हैं कितना आ रहे हैं 1/4 कामा 1/4, यानी इस समीकरण का हल क्या होगा 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप चाहे उत्तर की जांच करना तो आप इसके मान को यहाँ पे रखेंगे x की जगह, और एक इसके बराबर आएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, पहले का लास्ट सवाल। तो पहले का लास्ट देखिए, दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब हमने बताया कि इसका आपने इसमें गुणा करेंगे। a का c में जब आप गुणा कर रहे हैं तो आपको a और c यानी 100 एक कम 100 मिल रहा है, और b बराबर आपको क्या मिल रहा है 20। b बराबर क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है। तो अब आपको यह बताना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे तो 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो आइए देखिए 100 किस किस के पढ़ा में आता है। 100 देखिए अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात जानते हैं 10 दहा में कितना होता है 100। आप 10 दहा में 100 भी कर सकते हैं, 10 प्लस 10 कर देंगे तो यार 20 भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी या तो आप 100 का गुणनखंड कर दीजिए। 100 का गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो अब इन 4 ठो आपको गुणनखंड मिला, इन चारों गुणनखंड की सहायता से आप कोई 2 बनाएंगे। जैसे हम 2 दूना 4 कर ले रहे हैं और 5 25 चौके 100 तो हो जा रहा है, लेकिन हम 25 में से 4 घटा रहे तो हमको 21 मिल रहा है, लेकिन हमको लाना कितना है 20, यानी इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। तो अब हम एक एक करके करेंगे। इस प्रकार से हम 2 और 5 को ले लेते हैं, फिर 2 और 5 को 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी हमको 10 दहा में 20 इस प्रकार से भी मिल जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100x² माइनस 20 को हमको क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 10, और यहाँ x तो x भी रहने दीजिए, प्लस 1 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 100x², इधर से माइनस इधर से x का गुणा, यह देखिए माइनस और यहाँ है प्लस, प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, 10 के x में गुणा करेंगे तो 10x, यह भी माइनस यह भी प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, 10 के x में गुणा करेंगे तो 10x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में जो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। यानी यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 100 है, देख रहे हैं ना, इसका मतलब 10 से 100 कटता है, यानी अब 10 यहाँ है, ठीक, यहाँ भी 10 है, यानी आप 10 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x² है, यहाँ पे x, यानी यहाँ पे एक x छिपा है, अपने x को भी निकाल लेंगे। तो 10 से 100 में भाग करेंगे, भाग 10 बार जाएगी, x² में से आप x निकालेंगे तो ठीक x बचेगा, माइनस 10x में से आप पूरा 10x निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ 1 कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ x है, यानी आप कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 10x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आपने निकाला है तो यहाँ माइनस चिन्ह बदलेगा, तो यह प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 1 से 1 में भाग करेंगे तो भाग 1 ही बार जाएगी। तो 10x माइनस 1 एक साथ लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 साथ हो गया, इन दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन हमने निकाल लिया, बचा क्या 10x माइनस 1 बच गया, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम यह क्या करेंगे कि जब इन दोनों का गुणनफल करने पे 0 आता है तो कहीं न कहीं इन दोनों में कोई एक 0 रहा होगा, तभी इनका गुणनफल भी 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, हम 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 10x बराबर क्या मिला 1, तो x बराबर 1 बटा में आ जाएगा, यानी x बराबर 1/10 हो गया। दूसरा हम लिखेंगे कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10, यानी x के 2 मूल आ रहे हैं, तो यानी इसका जो मूल आएगा वह क्या आ रहा है 1/10 कामा 1/10, ठीक है, यानी x के 2 हल आएंगे 1/10 कामा 1/10। तो इस प्रकार से ये आपके पहले क्वेश्चन थे जिनका ये 5 हल आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। ठीक है, आइए अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण जो 1 है आपका दिया गया है
पेज नंबर 79 पर आप लोग देखेंगे बुक में, तो उसमें कहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी उसको जो किस प्रकार से कथन कहा गया था उसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किए थे। कथन में क्या कहा गया था कि जान और जीवांती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवांती के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल आता है वह 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यह जो कथन कहा गया था इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। प्रश्नावली 4.1 में इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, जो कि एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और इसको जब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया था तो आपका यही आया था कि x² - 45 x + 324 बराबर 0 आया था। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करके हमें यह बताएंगे कि इसमें जान और जीवांती के पास कुल कितने कितने कंचे थे। तो इसको यह जो आपका कथन था उसको द्विघात समीकरण में व्यक्त किया गया तो कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे। हल करने के बाद x के जो मान आते हैं उसी के आधार पर आप बताएंगे कि जान और जीवांती के पास कुल कितने कंचे थे। तो लिख लीजिए पहला क्वेश्चन जो इसका है, x² - 45x + 324 बराबर में कितना दिया है? 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक है, कुछ नहीं तो एक, इसका हम गुणा कर देंगे, यानी a × c बराबर आपको मिलेगा 324 और b बराबर आपको मिल गया 45। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गुणनखंड है, अब हम ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे कैसे? अब दो संख्या ढूंढना है आपको, तो दो संख्या ढूंढेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको 324 का गुणनखंड कर दीजिए, सिंपल सा। जब 324 का गुणनखंड करेंगे पहले 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 6 = 12, ये आएगा 162। फिर 2 से आप करेंगे तो यह आ जाएगा 8 या 1। अब 2 से तो कटने वाला नहीं है, अब आप 3 से काटेंगे, यह कटेगा कितनी? 27। फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 से जब आप काट देंगे तो कितना आएगा? 3। फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको लाना है 45 इनकी सहायता से। तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब हम फिर 3 लेते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 12 और 27 के गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पे 45 आता है? अगर आप जोड़ेंगे तो 7 2 9 होगा, 2 1 3 39 आ रहा है, कम है। तो चलिए हम लोग और कुछ ट्राई करते हैं। अब एक तो यहाँ से हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो 12 3 कितना आ जाएगा? 36। 2 दूनी 4, 2 8, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 हो गया, 3 त्रिका 9। 36 में आप 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा। क्या हम 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आएगा? जी बिल्कुल 45 आएगा। यानी वे दो संख्याएं आपकी कौन सी हो सकती हैं? 36 और 9 होंगी। 36 और 9 होंगी, तो आप 45 यहाँ क्या रख सकते हैं? 36 और 9 रख सकते हैं। लिख सकते हैं, एक को हटा दीजिए, यहाँ एक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x² - 36 आप 45 आप क्या लिख सकते हैं कि 36 + 9, और यहाँ पे देखिए x छूट गया, यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, यह हो जाएगा x + 324 बराबर 0। यह हो जाएगा x², यहाँ से माइनस को भेजिए, यह माइनस या प्लस या माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 36 के x में गुणा करेंगे तो 36x, प्लस माइनस माइनस 9 का x में करेंगे तो 9x + 324 बराबर 0। इन दोनों में क्या का मान आपको दिख रहा है? इन दोनों में आपको x का मान दिख रहा है। यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा x - 36। अब यहाँ से आप देखिए क्या का मान है, यहाँ तो पहले -9 है। ठीक है, 9 है, 9 से यह भी कट जाएगा। देखिए अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा, 5 बचेगा, 9 छक 54, 9 से कट जाएगा। यानी आप यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? x, और प्लस में से आप माइनस निकालेंगे तो चिन्ह बदल देगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 9 से जब आप भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, 5 बचेगा, 9 छक 54, 36 बार में जाएगा बराबर में 0। x - 36, x - 36 को आप एक साथ कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? x - 9 बराबर 0। अब यहाँ पे दो संख्या गुणनफल अगर 0 के बराबर आता है तो इनमें से कोई न कोई एक जरूर माइनस होगा, तो हम दोनों को एक एक करके माइनस के बराबर रख देते हैं। तो हो जाएगा, यदि लिखेंगे यदि x - 36 बराबर 0, तो x बराबर माइनस को उधर कर देंगे तो क्या आएगा? 36।
फिर लिखेंगे यदि x -9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि जान और जीवांत के पास कितने कितने क्या कहते हैं, कांचे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में किसको क्या माना गया था। उसमें देखिए माना गया था कि जीवांत के पास, जान के पास कंचों की संख्या x मानी गई थी। देखेंगे जान के पास कंचों की संख्या, कंचे की जो संख्या अगर हम x माने थे किसका, जान का, तो जान का हमने जब x माना था तो यहाँ पे x के 2 मान आ रहे हैं, तो आप किसी को रख दीजिए। अगर आप 36 रखते हैं जान के, तो जो उसके बाद जीवांत है, तो जीवांत के पास कितने कांच के सिक्के हैं, कांच की जो गोलियां होंगी, तो जीवांत के पास कंचे की संख्या। लेकिन हाँ, यह बताया गया था कि दोनों के पास कुल 45 थे, तो जान के घटाएंगे तो 45 माइनस x कर देंगे। ठीक है, तो 45 में से आप x यानी घटाएंगे 36, तो यहाँ 45 होगा, तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। समझ रहे हैं, यानी उनके पास, एक के पास 45 था, एक के पास 36 था, दूसरे के पास कितना था, 9 कंचे थे। अगर आप इसका 9 मानेंगे तो यह 36 आएगा, इसको आप 36 मानेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अब रहेगा इसका दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या कहा गया है, दूसरे वाले में कहा गया था कि इसका जो पहले का दूसरा उदाहरण है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने क्या करता है, निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यह जो कथन कहा गया था, इसको जब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया तो यह आया था x² - 55x + 720 बराबर में 0 आ गया था। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। इसकी जो समस्या थी, समीकरण था, वह इसी प्रकार से है, तो इसको आप हल कर दीजिए। दूसरा वाला नोट करेंगे कि x² - 55x + 720 बराबर में 0। ठीक है, अब इसी को आपको हल करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 720 नहीं बल्कि 750 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यह 750 है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, नीचे वो समीकरण बना के दिया गया है। ठीक है, अब इसी को हल करना है। तो इसी जब आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक का अगर आप 750 में गुणा करेंगे तो भी आपको 750 ही मिलेगा, यानी a × c बराबर आपको 750 मिल गया। b बराबर जो है आपको 55 दिया है। ठीक है, b बराबर 55 दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो 750 का गुणनखंड कर दीजिए आप लोग। आप 2 से इसको काटेंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 15 2 7 14 और 2 5 10, यानी 375 आ जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। देख रहे हैं, फिर 3 से कटेगा जी, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 बार में, फिर 5 1। ठीक है, अब ये आ गया। अब इन्हीं की सहायता से हमको बनाना है 55। तो 55 बनेगा कैसे, तो ट्राई करते हैं। 3 दूना 6, 6 5 30 हम ले लेते हैं, और 5 25, बिल्कुल बन गया। देखिए 55 बन गया, यानी वह दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 30 और 25 हो सकती हैं। ठीक है, तो और इसका जब हम गुणा भी करेंगे तो 25 या 75 0 750 भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो संख्या ढूंढ लिए हैं, कौन कौन से, 30 और 25। तो यहाँ पे इसको हल कर दीजिए लाकर, हम यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा x² - 55 को हम लिख सकते हैं 30 + 25, और यहाँ पे x तो पहले से प्लस 750 बराबर 0। जो हो जाएगा x² -15 भेजिए, तो यह प्लस या माइनस को क्या कर देगा, -30, x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 के x में गुणा करेंगे तो 25x प्लस 750 बराबर 0। अब 2 का हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है,
इस जोड़े में देखिए कुछ नहीं, कॉमन क्या कॉमन है, x, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 30। ठीक है, अब इस जोड़े में क्या कॉमन है, इस जोड़े में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नहीं यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी 25, क्योंकि 25 से कम 25, 25 या 75, तो आप 25 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ से प्लस में से आप माइनस निकालें तो माइनस, 25 या 75, 3 बार भाग जाएगा और ये 0 बराबर 0, x माइनस 30, x माइनस 30, ये x माइनस 30 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब वही हल करिए एक करके, लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर दूसरी कंडीशन में यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे 30 होगा, 3 नहीं होगा 30 होगा, तो x के तो मान आपने निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन उस कथन में कहा क्या गया था, उस कथन में कहा गया था कि उस दिन कुल कितने खिलौने निर्मित हुए। ठीक है, तो मान लीजिए उस दिन जो खिलौने के निर्मित हुए थे, कि बताया था कि जो खिलौने उस दिन बने हैं और जो खिलौने का लागत मूल्य है, बताया था कि वह उसके जो उसमें कहा गया था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौने थे, एक दिन में मान लेते निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं, 30 हैं, तो कहा गया कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। तो एक दिन में जब हम मान लेते हैं कि कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए थे, 30, अब जो दूसरा हमको पता चलेगा उसके जो मूल्य में से यानी 55 में से हम क्या करेंगे, 30 घटाएंगे तो हमको 25 मिलने वाला है। तो आप लिख सकते हैं उस दिन खिलौने निर्मित खिलौने लिखेंगे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, तो x बराबर अगर आप 30 रखें देते हैं तो उसके बाद उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्मित में लागत एक खिलौने का उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, क्या किया गया था, निर्माण जो लागत थी 55 में से जो उस दिन खिलौनों की संख्या थी उसको घटाया गया था, तभी तो आया था आपका 55 माइनस x। ठीक है, तो 55 में से हम x घटा देंगे यानी 30, तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी उस दिन जो खिलौने निर्माण किए गए थे 30 और एक खिलौने की जो लागत मूल्य आई थी वो कितना आई थी, 25। या तो यह हो सकती है, या आप कह सकते हैं अगर उस दिन 25 खिलौने निर्मित हुए तो एक खिलौने की निर्मित लागत मूल्य कितना आया था, 30। यही दोनों आएंगे। ठीक है, तो यह था आपका पहला। अब हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन था, आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन कहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो आपको ऐसी दो संख्या बतानी है, तो हम मान लेंगे। अब दो संख्या हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं, जैसे हम कह दें कि दो संख्या का योग 25 है, दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 25, तो हम मान लेते हैं कि माना उनमें से एक संख्या 5 है, एक संख्या क्या है, 5, तो दूसरी संख्या कितनी रही होगी, तो यह पता करने के लिए हम उसके योग में से पहली संख्या घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि दूसरी संख्या कितनी रही होगी, 20 रही होगी। सेम प्रक्रिया वही यहाँ पर, दो संख्याएं हैं उनका योग हमको पता है 27 है, तो हम मान लेंगे, माना जो पहली संख्या होगी, माना जो उसकी पहली संख्या होगी x, ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या निकाल दीजिए, तो दूसरी संख्या जो होगी वह उसका योग, जो उसका योग कितना है, 27 है ना, तो मान 27 में से हम पहली संख्या घटा देंगे, जो आएगा वो उसकी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। तब यहाँ पे लिख सकते हैं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग
जो दो संख्याओं का योग कितना दिया था 27, जिनमें से एक संख्या x थी तो दूसरी संख्या कितनी रहेगी 27 माइनस x होगी। तो आपने दोनों संख्या निकाल लिया। तो कहा है कि दोनों का गुणनफल 182 आता है। तो प्रश्नानुसार दोनों गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों का जो गुणनफल आता है वह 182 आता है। तो 27 के x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27x माइनस x के x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। हम इन सबको पक्षांतर कर देंगे इस साइड, ठीक है। जब इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस में होगा, लेकिन 27 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27x। और देखिए 182 उधर पहले से है तो प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। यह आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इसको आइए अब हम लोग हल करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है। इसको आप हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं, एक है, एक का 182 में गुणा करेंगे यानी AC बराबर आपका मिल जाएगा 182 और B बराबर आपको कितना लाना है 27। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं, तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे। 2 से करेंगे तो 2 9 18 1 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब यह सोचने वाली बात है। तो जानते हैं 91 किसके पारा में आता है 7 की तरह से 91 होता है। आप 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ हो जाएगा 21 7 21, यानी यह दो संख्याएं आपकी हो सकती हैं 7 दूनी 14 हम कर देंगे और यह 13 और 14 27 होगा, इनका गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 14 और 13, तो 14 प्लस 13, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 182 बराबर में 0। तो अब इसको आप हल करेंगे तो इस प्रकार से x स्क्वायर तो है ही, इधर से माइनस भी इधर से x, तो माइनस इधर से गया तो इसको कर देगा 14 और ये x हो जाएगा। फिर इधर से माइनस भेजेंगे माइनस 13 के x में करेंगे तो 13x प्लस 182 बराबर में 0। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे इन दो का जोड़ा बनाएंगे, इस जोड़ा और यह जोड़ा। तो इन जोड़े में आप देख रहे हैं x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए। x निकालने में तो जाएगा x माइनस 14। अब इस जोड़े में क्या दिख रहा है, तो आपने देखा था इसके गुणनखंड में 13 आया था, ठीक है। हम यहाँ से 13 जब निकालेंगे कॉमन तो 13, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में से माइनस निकालेंगे माइनस, तो 13 एक कम 13 जब निकालेंगे 5 बचे हो जाएगा 52, 13 चौक के 52 बराबर 0। x माइनस 14 हम कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या x माइनस 13, तो हम यहाँ से x माइनस 13 लिख देंगे बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, तो अभी किसी ने कोई न कोई 0 के बराबर होगा। लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 उधर कर देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कि यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो यानी x के दो मान आपके आ गए। अब आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। हम मान लेंगे माना पहली संख्या हमने क्या माना है x, तो x बराबर हम कितना मान रहे हैं, अगर हम x बराबर 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा होगा 27 माइनस x, यही ना। तो 27 में से हम 14 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 13, यानी दूसरी संख्या हमारी 13 होगी। अगर आप पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 होगी, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी यही दो संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक यानी क्रमागत संख्याएं हैं, वो भी कैसी हैं धनात्मक है, ठीक है। और उनके जो वर्गों का योग है वह 365 आता है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमने कहा एक संख्या 13, तो उसके बाद आपकी आनी चाहिए 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, इस प्रकार से यह आपकी क्रमागत संख्या है, समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कहा था क्रमागत सम संख्या, यानी सम की बात की, यानी क्रमागत जैसे 2 4 6 8 10, ये देखिए क्रमागत संख्याएं हैं,
लेकिन उन क्रमागत में यह सब क्या है, सम संख्या है। तो क्रमागत का मतलब जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्रमागत धन पूर्णांक है, यानी जो दोनों क्रमागत संख्याएं हैं वे दोनों कैसी हैं, धनात्मक है। तो उनके वर्गों का जो योग बता रहा है वो 365 है। हम मान लेंगे, माना, कहेंगे माना पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या, जो पहली क्रमागत संख्या अगर हम क्या मानेंगे, यक्स, तो दूसरी हमारी क्रमागत संख्या क्या होगी, जैसे हमने बताया अभी, एक आप 13 मानेंगे तो दूसरी आपकी क्या आएगी 14, फिर 15, फिर 16, यानी 13 से जो अगली क्रमागत संख्या आएगी वह एक बड़ी होगी। यानी एक एक क्या होती है, बढ़ती चली जाती हैं। अगर पहली यक्स होगी तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, इससे एक बड़ी होगी, ठीक है। तो क्रमागत संख्या जो हमारे यक्स होगा तो क्या होगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लो यक्स का मान 15 आ गया, तो एक संख्या 15 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 15 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। अगर 3 क्रमागत संख्या का था तब यहाँ पे फिर एक जोड़ते हैं इसमें, तो एक एक 2 यानी यक्स प्लस 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 ही का है तो हम 2 ही पे रहने देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये दोनों हमने धन पूर्णांक जो निकाल लिए हैं क्रमागत संख्याएं, अब इनके वर्गों का योग कह रहा है। चलिए प्रश्नानुसार हम लगा देते हैं, इनके वर्गों का भी योग कर देते हैं। इनके वर्गों का यानी यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए दोनों को हमने वर्ग किया और दोनों का जो योग आता है वह 365 के बराबर आता है। तो अब इसका हम लोग हल कर देते हैं। जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ ए का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह कितना है 1 बराबर 365। तो ये यक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 का 2x है बराबर में 365। 365 से इधर लाइए क्योंकि बराबर हमको 0 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को ला दीजिए तो प्लस 2x। अब हम 365 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे बराबर में क्या आ जाएगा 0। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x है। 365 में आप जोड़ने जाएंगे तो जुड़ने बजाय घट जाएगा, आ जाएगा 364 बराबर 0। क्या यह समीकरण को हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे यह भी 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा, यह भी 2 कटेगा, हम 2 से काट देंगे। जब 2 से काटेंगे तो यह आएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 1 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। हमको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे 182 आ जाए और उसके बाद इसको जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए। देखिए इसका गुणनफल करने पे 182 आ जाए, ठीक है। जब इसका हम 182 करना चाहेंगे तो कैसे हमको मिलेगा, तो अभी आपने इसमें हल किया था, देख रहे हैं इस समीकरण में 182 था गुणनफल, लेकिन इसकी जो दो संख्याएं आई थी वो कितनी आई थी 13 और 14, ये दो संख्याएं आई थी ना। अगर आप 13 14 का गुणनखंड कर देंगे, गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब 14 में से आप 13 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आप समझ रहे हैं तो ऐसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 182 का अगर आप गुणनखंड भी करना चाहेंगे 2 से करेंगे तो 2 9 18 और 2 1 2, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा 13 बार में 1, 7 दूनी 14, 13 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो आपके पास दो संख्याएं कौन सी बच रही है 13 और 14। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14 माइनस 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे यक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स में गुणा करेंगे तो 14x माइनस 13 का एक्स में गुणा करेंगे 13x। जब प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता, माइनस रहता है तब चिन्ह बदलता है। 182 बराबर 0। यहाँ पर दोनों का देखेंगे क्या काम है, यहाँ दोनों पे x काम है तो यहाँ से x निकालेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 14। और यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ दोनों कॉमन है माइनस 13, हम 13 निकालेंगे तो x, यहाँ से माइनस निकालेंगे तो क्या बच गया प्लस 13 से हम 182 में भाग करेंगे, भाई देखिए 14 बार जाएगी, यहाँ आ जाएगा 14 बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो x प्लस 14 ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 14 एक साथ, और दूसरे जो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसको हम एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा माइनस 14। ठीक, अब दूसरा जो हम लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उसमें कहा है कि धन पूर्णांक, समझ रहे हैं ना, और यह कैसा है ऋण पूर्णांक है, इसलिए यह x बराबर का जो मान आ रहा है यह क्या हो जाएगा अमान्य होगा। सिर्फ x का मान कौन सा मान्य होगा 13, जो कि धनात्मक है। तो लिखेंगे अब इसकी क्रमागत संख्या का पहली संख्या जो लिखेंगे, पहली क्रमागत संख्या x बराबर कितना आएगा 13, और दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी क्रमागत संख्या, और दूसरी क्रमागत संख्या में हमने x में 1 जोड़ देंगे, यानी 13 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 14। तो देखिए 13 के बाद 14 ही आता है ना, तो इस प्रकार से आपकी यह दोनों संख्याएं हैं 13 और 14। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है। कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यही कहा है ना, तो आइए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना के इसको समझते हैं। क्या एक समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह आपका समकोण त्रिभुज बन गया। कहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, यदि कर्ण 13 है, यानी यह कर्ण जो है वह 13 तो मान दे दिया है। ठीक, लेकिन इसमें दोनों संबंध दिया है, मान नहीं दिया है। क्या संबंध दिया है कि जो ऊंचाई है वह आधार से 7 कम है। अगर आधार x होगा, ऊंचाई जो होगी x माइनस क्या होगी 7 होगी, क्योंकि आधार से ऊंचाई 7 कम है तो आधार x तो ऊंचाई क्या होगा x माइनस 7 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसका जो आधार है वो हमने क्या माना है x सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वह ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जानते हैं कि 7 कम होगी, यानी x माइनस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और जिसके कर्ण की बात करें तो कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी दो अन्य भुजाएं बताना है, यानी आधार और ऊंचाई। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। प्रश्नानुसार पाइथागोरस की प्रमेय में क्या कहा गया था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही कहा गया था। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार, तो आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का भी स्क्वायर। तो अगर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा बराबर x स्क्वायर प्लस इसका a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो a का लगाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या है x गुणे b की जगह कितना है 7, तो यह हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा प्लस 49 होगा माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस 14x। अब हम इसको 169 को पक्षांतर करेंगे, जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 14 को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 14x है प्लस 49 पहले से था, 169 उधर जाएगा तो माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 में से आप 169 घटाएंगे, या माइनस 49 में से 169 घटेगा नहीं, अब उल्टा घटाएंगे पहले क्या रह जाएगा माइनस, और 169 में से आप 49 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 120 बराबर में 0।
तो यह देखिए सब 2 से कटने वाले मान, इसको आप काट के और भी छोटा कर सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ये 7x आ जाएगा और ये -60 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे तो 60 आ जाए लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 60 किस किस के पहाड़ा में आता है। अगर आप देखेंगे 2 से तो 2 के पहाड़ा में 30 बार में आता है तब 60 होता है। फिर उसके बाद 3 के पहाड़ा में देखेंगे तो 10 बार में आता है। ठीक है, 4 के पहाड़ा में अगर आप देखेंगे तो 15 बार में आता है। ठीक है, 5 के पहाड़ा में देखेंगे तो 12 बार में आता है। तो क्या इनमें से किसी में 7 आ रहा है? यहाँ पे देखेंगे 19 हो जा रहा है। अगर 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जा रहा है। यहाँ पे 12 में 5 घटाएंगे 17 आ जाएगा। क्या 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी वह 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? 5 और 12 हो सकती हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं? 7 को यहाँ लिख सकते हैं 12 माइनस 5 और यहाँ पे एक्स माइनस 60 बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस भेजिए, इधर से एक्स भेजिए। यहाँ से जब माइनस भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12, इधर से एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 के एक्स में करेंगे तो 5x माइनस 60 बराबर में 0। तो यहाँ से आप 2 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, जब 2 का जोड़ा बनाएंगे जिसमें से क्या कॉमन है? x। तो यहाँ से आप x कॉमन निकालें तो हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से आप प्लस 5 कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा x। यहाँ से 5 आपने निकाला 12 25 60 यानी बराबर में 0। x माइनस 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में x माइनस 12 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर में 0। तो वही लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 12। और दूसरी कंडीशन यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 आएगा। तो यहाँ देखिए यह भुजा है, कभी भी भुजा की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि x को आपने क्या माना? आधार, और आधार कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह लंबाई की ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह मान क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो त्रिभुज का आधार होगा तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज का जो आधार होगा, आधार को आपने क्या माना था? x, तो x बराबर 12 आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई को आपने क्या माना था? x माइनस 7, यानी 12 में से आप 7 घटा देंगे 7 तो कितना आ जाएगा? 5। यानी उसकी जो ऊंचाई आएगी 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने अपने चैप्टर प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन देखा। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। कोई कुटीर उद्योग है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है। फिर कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोई एक कुटीर उद्योग है उसमें किसी विशेष दिन, यानी किसी विशेष दिन यह देखा गया कि जो प्रत्येक नग की लागत मूल्य, कोई बर्तन है उसमें जो नग लग रहा है उसकी जो लागत मूल्य है उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, अब उस दिन में जितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मान लीजिए कि कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आज एक दिन में 5 बर्तन निर्मित हो रहे हैं तो उसकी लागत मूल्य कितनी होगी? तो 5 का 2 गुना 10, 10 3 13, 3 अधिक है ना, यानी उस बर्तन में जो लगने वाला नग है उसकी कीमत कितना है? 13 है। ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसमें बताया कि जो उसमें प्रत्येक नग की जो लागत मूल्य है उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है? अधिक है। फिर क्या, यदि उस दिन कुल निर्माण का लागत ₹90 है, यानी उस दिन टोटल कितने रुपए खर्च हुए थे निर्माण लागत में? ₹90। तो आपसे पूछा क्या गया है? तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो उसका लागत बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। अगर आप हम मान लेते हैं माना उस दिन निर्मित कुल बर्तन, उस दिन निर्मित कुल बर्तन
हम मान लेते हैं उस दिन निर्मित कुल जो बर्तन है वह टोटल कितने बर्तन थे, x बर्तन थे, ठीक। और प्रत्येक नग, उसमें नग भी लग रहा है ना, तो प्रत्येक नग की लागत मूल्य निकाल लेंगे। प्रत्येक नग की लागत मूल्य, प्रत्येक नग की लागत मूल्य, प्रत्येक नग की लागत मूल्य। तो प्रत्येक नग की लागत मूल्य कितना है, तो प्रत्येक नग की जो लागत मूल्य है उस दिन के निर्माण, तो उस दिन में कितना निर्माण बर्तन हुआ, x। उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने, कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 बर्तन 2 गुने से 3 क्या था, अधिक, इतना रुपए हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, अब उस दिन टोटल जो निर्माण लागत थी वह कितना रुपए थी, 90 रुपए थी। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए आपको यह नहीं पता है कि उस दिन टोटल कितने बर्तन निर्मित किए गए थे, आपने उस चीज को मान लिया है कि वह कितने थे, x थे। इसी के आधार पे आपने यह माना है कि प्रत्येक नग की जो लागत है वह 2x + 3 रुपए थी, ठीक है। लेकिन यह चीज आपको पता है कि उस दिन में टोटल कितने रुपए खर्च हुए। अब जितने बर्तन बना होगा, x बर्तन बने, अब हर बर्तन में नग लगा होगा, तो एक नग की कीमत कितना है, 2x + 3। तो इसका हम गुणा कर देंगे तो टोटल हमको कितना रुपए पता चल जाएगा, 90। क्योंकि x बर्तन में 2x + 3 के रुपए का यह एक नग की कीमत है, और यह बर्तन नग की कीमत का बर्तन में आप गुणा कर देंगे तो उस दिन में जो उसके लागत मूल्य होगा वह 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी गुणा करने पर इसका जो मान आएगा वह 90 के क्या होगा, बराबर होगा। तो x का गुणा कर दीजिए, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x² + 3 का x में करेंगे तो 3x बराबर में यहाँ क्या हो गया, 90। तो 90 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2x² + 3x, तो हो जाएगा -90 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण की तरह से हल करना है, तो इसमें से कोई कटने वाला है नहीं, यह 2 है, यह 2 से 3 कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 90 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 180। यानी a × c बराबर आपको कितना लाना है, 80, या सॉरी 180, और b बराबर कितना आना चाहिए, 3। b बराबर कितना आना चाहिए, 3। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं, तो चलिए हम लोग 180 का गुणनखंड कर देते हैं। पहले आप इसको 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 90, फिर 2 से आप काटेंगे तो आएगा 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, 2 दूनी 4, 3 12 कर देते हैं, 3 × 5 = 15। तो अगर आप देख रहे हैं कि 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से आप 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी वह दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 12 और 15। तो यहाँ पे हम हल कर देते हैं, लिखेंगे 2x² + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 - 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 - 12, और यहाँ पे x हो गया, और -90, और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0। बराबर में आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2x² + 15 के x में गुणा करेंगे तो 15x, -12 के x में गुणा करेंगे तो 12x, -90 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। जब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इस जोड़े में हमको सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है, वो भी x। तो हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 15, तो 2 और 15 में से आप कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, तो बचा सिर्फ x। जब x आप निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस, अब यहाँ 15 के यहाँ से आपने x निकाल लिया तो क्या बच गया, 15, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस। अब माइनस के साथ आप यहाँ सब कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पे 2x है, कहीं कहीं यहाँ 2x का बचेगा। जब यहाँ से आप 6 निकालेंगे तो 6 से भाग करेंगे तभी 2 बचेगा, यहाँ से हम 6 से जब भाग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2x, माइनस तो आपने निकाल लिया तो क्या बच गया, प्लस 6 से भाग करेंगे 90 में तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार में, बराबर में 0। 2x + 15, 2x + 15 एक साथ हम कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर 0। अब 2 गुणनखंडों का मान 0 आया, हम मान सकते हैं इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि, इसको हटा दीजिए, ठीक है, यदि 2x + 15 बराबर 0, तो हम 15 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -15, तो x बराबर -15/2 आएगा पहला। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, लिखेंगे यदि x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 6।
याद रखिए दोनों x के मान आए हैं, एक ठो आया है -15/2, दूसरा आ रहा है x बराबर 6। लेकिन x है क्या? x कुल बर्तनों की संख्या है, और संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये ऋणात्मक है, इसलिए यह मान को हम क्या मान लेंगे? अमान्य। यह जो मान आपका है वह अमान्य है, वह मान इसके लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है जो उसकी संख्या, ठीक है, किसी की संख्या अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो सकती है या शून्य हो सकती है, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x बराबर 6 मान्य होगा। तो अब बात आती है कि उस दिन में निर्मित कुल बर्तन की संख्या। तो उस दिन में निर्मित कुल बर्तन की संख्या, निर्मित कुल बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक। अब कहा है कि प्रत्येक नग की लागत बताना है, तो प्रत्येक नग की लागत भी निकाल लीजिए। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x + 3, यानी 2 × x का मान 6 + 3, तो 6 दूनी 12 3 15 रुपए, यानी एक नग की जो लागत मूल्य था वह कितना है? 15 रुपए है। और उस दिन टोटल कितने बर्तन बने थे? 6 बर्तन बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। ठीक है, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे इसकी अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है, धन्यवाद।